तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। और आज है आपकी तारीख 18 तारीख हो गई है, 21 तारीख को आपका पेपर है, 2 दिन बचे हैं। तो 2 दिन में जितना आप मैक्सिमम रिवाइज कर सकते हो उतना कर लीजिए। तैयारी जितनी होनी थी वो तो हो गई है, बस अब आपका किस्मत का खेल है और आपकी तैयारी है। ठीक है, किस्मत थोड़ा बहुत रहती है, बाकी आपका तैयारी है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत सॉरी हाँ, जो अधिनियम हम देख रहे थे पंचायती राज वाला, एक क्लास उसमें हो गई थी। और मैं कोशिश करूँगा कि एक क्लास आज, एक कल सुबह और एक कल शाम को हम मतलब इसे निपटा दें। और जो आपका वो बच रहा है क्या, क्या बच रहा है आपका, इकोनॉमिक सर्वे, हाँ, उसकी मैं 1-2 वीडियोस और दे दूंगा। तो जितना हम कर कर पाएँ उतना हम कर लेंगे किससे पहले पहले। ठीक है, तो अभी बिना देरी के यहाँ तक हम देखते हैं हम कहाँ तक हमारा हो गया था, यहाँ तक हमने जो आपका कर लिया था। ठीक है, थोड़ा ये पेन दिख नहीं रहा। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का जो ये बजट तैयार करना है यहाँ तक हमने देख लिया था, इससे आगे हम आज देखते हैं क्या है। ठीक है, तो अगला है यहाँ पे ग्राम पंचायतों के कर एवं आय के अन्य स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कराधान हो गया, शुल्क हो गया, उपशुल्क हो गया, पथकर, इनका जो उद्ग्रहण वो कर सकती है, इन सब इनके अन्य स्रोत में आते हैं आपके। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये देख लो, इनसे सवाल पिछली बार एक आया भी था वीडियो के पेपर में। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और जो भूमि व्यवस्था अधिनियम है कब का है आपका, 1950 का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जौनसार बाबर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1956 है। और कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम 1960 का है। तो इन तीनों को थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ से वो कर ले सकते हैं। जैसे कि इसमें बोल रखा है कि जो ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में जो कृषि बागवानी है उसको छोड़कर अन्य प्रकार के व्यवसाय पर कर ले सकता है वो। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत जो संपत्ति आती है उसके अंतरण को शुल्क लगा सकता है। पंचायत क्या कर सकता है कि उसके क्षेत्र के अंतर्गत जो आने वाली उप विधियां बनाकर उसमें वो शुल्क उद्ग्रहण कर सकती है। जैसे केवल ग्राम पंचायत क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चलने वाले वाहनों पर शुल्क लगा सकती है। ठीक है, और जो स्वच्छता शुल्क है, यदि ग्राम पंचायत स्वच्छता की व्यवस्था करती है उसमें हो गया। पेयजल और सिंचाई पर शुल्क लगा सकती है। हाट बाजारों एवं मेलों पर लगा सकती है। विवाह स्थल से संबंधित मंडल रिजॉर्ट, आपका ग्राम पंचायत की सीमा के अंतर्गत कोई सरकारी अगर शराब की दुकान है, उनकी बिक्री से संबंधित उपकर जो राज्य सरकार नियत करती है उसके द्वारा सेस लगा सकती है, उनका आरोहण कर सकती है, आरोपण कर सकती है। भवन निर्माण आप देखते हो परिवर्तन होता है, मानचित्रण होता है, इनके संबंधित भवन कर। तो बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है जो ग्राम पंचायत बेसिकली लगा सकती है, तो इस पे आपको लगाना है। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी पर सरचार्ज लगाए जाने का प्रावधान किया जाए। पंचायत क्षेत्र में जो विज्ञापन होर्डिंग आदि का जो उन पर कर आरोपित किए जा सकते हैं। ग्राम पंचायत जो जुर्माना और दंडात्मक कार्यवाही करने का अधिकार दिया जाना, इन सब चीज़ों को मिला के कूड़ा करकट गंदगी आदि प्रत्येक घर से एकत्र करने वाला जो सोल वेस्ट मैनेजमेंट का अधिकार, मतलब बहुत सारी चीज़ें इनके कर संबंधी अधिकारों के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, तो इन सब का आपको बोल रखा है। ऋण लेने का अधिकारों के बारे में बात कर रही है, तो ग्राम पंचायत जो है स्थानीय लोगों को रोजगार देने, कुटीर उद्योग चलाने, बागवानी करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति पर नाबार्ड से ऋण ले सकती है। ये भी इसमें बोल रखा है, नाबार्ड का उल्लेख कर रखा है। अभी तो हम खैर पूरा ये पीडीएफ के फॉर्म में देख रहे हैं क्योंकि मुझे नोट्स बनाने का टाइम नहीं था क्योंकि पेपर सर पे था। लेकिन इसके बाद वीडियो के बाद जब हम प्रॉपर तैयारी शुरू करेंगे, अपर पीसीएस का हो चाहे आपका किसी भी एग्जाम के लिए, तो उसमें अब मैं इनका जो पूरा क्रक्स होगा जिस पंचायत अधिनियम का, वो फिर पीडीएफ में बना दूंगा खुद के हैंडमेड नोट से। फिर वहाँ से थोड़ा सा समझने में ज़्यादा ईजी होगा, ज़्यादा रिवीजन के लिए ज़्यादा आसानी होगी। अभी से हम थोड़ा सा एक रिवाइज के फॉर्म, रिवीजन के फॉर्म में यहीं से देखने को मजबूर है। ठीक है, करों में ग्राम पंचायतों का अंश की बात कर रहा है। यदि जिला पंचायत संकल्प द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से अपने किसी कार्य इनके फीस करने का निश्चय करती है, तो ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वसूली की धनराशि निश्चित अंश जो होती है जिला पंचायत को देती है। ठीक है, ग्राम पंचायत को देती है, सॉरी जिला पंचायत ने। अब यहाँ पे आता है आपका क्षेत्र पंचायत। ठीक है, क्षेत्र पंचायत की जो स्थापना होगी, संरचना होगी, संगठन हो गया, अनर्हता होगी निर्वाचन संबंधी। तो सेम जो हमने ग्राम पंचायत में चीज़ें देखी थी उसी के फॉर्म में हम जो क्षेत्र पंचायत के फॉर्म में देखेंगे, बस चीज़ें थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ग्राम क्षेत्रों का खंडन का विभाजन। ठीक है, तो राज्य सरकार के पास अधिकार है कि वो गजट में विज्ञप्ति करेगा और उसके माध्यम से क्या है, प्रत्येक खंड का नाम हो गया, उसके क्षेत्र की सीमाएं वगैरह होगी, संगठक अंश वगैरह निर्दिष्ट कर सकता है। और जो प्रत्येक जिले के ग्राम क्षेत्र को खंडों में विभाजित कर सकता है, इस प्रकार वो नामों में परिवर्तन कर सकता है, खंडों में क्षेत्र सम्मिलित कर सकता है, उन्हें हटा सकता है, शामिल कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, सीमाओं में नए खंड बना सकता है। तो इन सब के संबंधित जो अधिकार किसके पास है, आपके राज्य सरकार के पास है, क्षेत्र पंचायत संबंधी। ठीक है, खंड की क्षेत्र पंचायत जिससे वो क्षेत्र निकाला गया हो उस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार प्रयोग करती है, तो क्षेत्र पंचायत ये आप छोड़ दो। ठीक है,
प्रत्येक खंड के लिए एक क्षेत्र पंचायत होगी, इस बात का उल्लेख किया गया इस अधिनियम में, ठीक है। जिसका नाम उस खंड क्षेत्र पंचायत के संगठन के नाम पर होगा एवं जो तत्पश्चात उपबंधित प्रकार से और निगमन द्वारा संगठित की जाएगी, ठीक है। क्षेत्र पंचायत का एक प्रमुख जो उसका पीठासीन होगा वह एक एवं एक जो श्रेष्ठ जो उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख भी होगा जो निम्न से मिलकर एक संगठित होगा, ठीक है। अब इसमें बता रखा कि भाई एक उसमें जो क्षेत्र पंचायत जो होगा उसमें एक क्षेत्र पंचायत के प्रमुख होगा जो उसका पीठासीन अधिकारी होगा, उसके लिए एक ज्येष्ठ उप प्रमुख होगा और उसके फिर एक कनिष्ठ उप प्रमुख होगा। इन तीनों की बात बताई गई है, ठीक है। निर्वाचित सदस्य, तो जो पंचायत क्षेत्र के जो प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र से जो क्षेत्र पंचायत निर्वाचन होकर आएंगे ना, तो वही जो पंचायत क्षेत्र को सरकार जो नियत करेगी उन्हीं की जनसंख्या के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ये बोल रही है कि जो आपका जो एक प्रादेशिक होगा ना उसमें एक जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजित किया जाएगा और उनमें से फिर आपके जो क्षेत्र पंचायत हैं वो निर्वाचित होकर आएंगे, ठीक है। ये इसमें शामिल हो गई समिति, हम समिति की बात करें, ठीक है। अभी यहाँ पे जो बात हो रही थी ये तो एक तो इसमें ये आ गया और दूसरा इसमें कौन शामिल होगा कि दूसरा इसमें ये होगा जो ग्राम पंचायतों के समस्त प्रधान ना वो भी इसमें शामिल होंगे। राज्य विधानसभा एवं लोकसभा के सदस्य होंगे उस क्षेत्र के संबंधित, उस क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले या वहाँ के निर्वाचन में जो आपकी नामावली होती है उसमें जो शामिल होंगे वो भी इसमें सदस्य होंगे। और राज्यसभा के सदस्य भी होंगे जो उस खंड के भीतर निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत होंगे। तो 3-4 लोग उसमें शामिल होंगे उस समिति में, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला है पर्वतीय क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र पंचायत की न्यूनतम 25,000 की जनसंख्या आपको चाहिए, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या पर 20 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र तथा मैदानी क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्र पंचायत की न्यूनतम जो है 50,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर 20 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे, ठीक है। इस सब बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये बोल रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में अगर आपकी जनसंख्या है कम से कम आपकी चाहिए मतलब 25,000 तक की जनसंख्या है ना, तो वहां से आपके कम से कम जो है 20 क्षेत्र पंचायत चुने जाएंगे उस जनसंख्या में से, ठीक है, पर्वतीय में। और जैसे कि जनसंख्या बढ़ेगी, जैसे कि अब मान लो कि कम से कम तो 20 क्षेत्र पंचायत हैं और अधिकतम यहाँ पे बोल रहा है कि जो अधिकतम 40, यानी कि 20 के बाद जैसे जैसे जनसंख्या का अनुपात बढ़ेगा उस हिसाब से अधिकतम ही 40 तक हो सकेंगे, उससे अधिकतम नहीं। और न्यूनतम 20 तो होने ही चाहिए, न्यूनतम 20,000 की 25,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर, इतना समझ गए। आगे बोल रहा है कि जो मैदानी क्षेत्रों में संबंधित जो क्षेत्र पंचायत की जो न्यूनतम है वो 50,000 की संख्या पे होना चाहिए, ठीक है। अब मैदानी में क्या बोल रहा है कि मैदानी क्षेत्रों में 50,000 से अधिक की जनसंख्या वाली क्षेत्र पंचायतों में अनुपातिक वृद्धि के आधार पर अधिकतम, तो वहाँ जो न्यूनतम आपकी जनसंख्या होगी मैदानी क्षेत्रों में 50,000 होगी। तो इस 50,000 में से न्यूनतम आपके जो 20 क्षेत्र पंचायत चुने जाएंगे और वो अधिकतम सीमा कितनी होगी 40, और अधिकतम वो क्षेत्र पंचायत जो होंगे वो अधिकतम 40 तक होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो मिनिमम 20 हो गए और अधिकतम आपके 40 हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो क्षेत्र पंचायत के सदस्य के लिए जो अनर्ह तक क्या क्या बोल रहा है, तो कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए अनर्ह होगा यदि इनमें से कोई एक चीज अगर पूरी होगी, ठीक है। अगर वह राज्य विधानमंडल के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए तत्संयम प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा उसके अधीन अनर्ह हो, समझ रहे हो, यानी विधानमंडल ने अपने निर्वाचन प्रयोजनों के जो कुछ विधियां कुछ नियम कानून बनाए हैं उसके अधीन अगर वो अनर्ह हो जाता है, ठीक है। ये लाइन तो हमने ऊपर ही पढ़ी थी कि वो 21 वर्ष पूरा कर चुका है 25 वर्ष नहीं कर चुका है तो इस आधार पर उसे अयोग्य घोषित नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा है ग्राम पंचायत, ठीक है, वह ग्राम पंचायत हो गया, क्षेत्र पंचायत हो गया और जिला पंचायत का अगर वैतनिक सेवक हो तो अयोग्य घोषित हो जाएगा। अगला ये बोल रहा है कि वह किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या ग्राम पंचायत से मतलब बेसिकली अगर वो किसी लाभ का पद पर कोई धारण करता हो तो ये भी आपको जानते रहना है। अगला है, ठीक है, 3 देख लीजिए। चौथा ये बोल रहा है कि अगर दुराचार के कारण वो पदच्युत हुआ है किसी भी प्राधिकारी या किसी अन्य पंचायत की सेवा से, इसको अब याद रखना है। इसके अलावा उस पर कोई अगर शुल्क या कोई देय अन्य बकाया हो किसी अभिलेख या संपत्ति को उसे देने में विफल रहा हो जिससे उससे अपेक्षा की जा रही हो, किसी नगर निकाय का अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो, वह अनुपमोचित दिवालिया हो आपका, वो नैतिक अधमता से किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो। तो बेसिकली जो ऊपर ग्राम पंचायत का जो ये प्रावधान दिए गए थे अयोग्य होने के, वही उसी को आप इसमें क्षेत्र पंचायत के संदर्भ में भी देख लोगे, ठीक है। आगे देखते हैं,
वही, ठीक है। भ्रष्टाचार के कारण अनर्हता भी है, और जो बेसिकली ये वाला जोड़ा गया है कि शौचालय ना होने पर, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति मेला ढोने वाला के रूप में नियोजन से होता है पंचायत होने वाला, ठीक है, अगर शौचालय भी नहीं है तो ये भी नया प्रावधान जोड़ा गया है, ठीक है, वो हम अलग से देखेंगे जो संशोधन उसमें हुआ था। सदस्यता का ना रह जाना, ये भी जैसे आप स्किप कर लो, ठीक है। निर्वाचक नामावली सेम हुई, जो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, मैनेजमेंट के रूप में आपका जो राज्य निर्वाचन होगा वो सभी इसके समस्त जो आपके ये निर्वाचक नामावली को तैयार करना, पुनरीक्षण, शुद्धि, सभी ऐसे काम करेगा, सभी मामले को देखेगा, ये आपको जानते रहना है। अगला ये बोल रहा है कि क्षेत्र पंचायत के किसी प्रादेशिक जो निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली जो होगी वो ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत के उतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर बनाई जाएगी, समझिए। उसके अंडर जितने आपके वो ग्राम पंचायतें होंगी ना, उतने जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे, उन सभी की जो निर्वाचक अलग अलग नामावली होगी उनको मिला के फिर एक नामावली बनाई जाएगी क्षेत्र पंचायत के पर्सपेक्टिव से। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है, ये भी आप छोड़ सकते हो, ये भी आप छोड़ सकते हो। अब बेसिकली ये बोल रहा है कि बेसिकली इसमें तो खैर वही बात है कि अगर वो 1 जनवरी हर साल के 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में वो साधारणतः निवासी होगा, और उस आधार पर वो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जो क्षेत्र पंचायत की जो निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रेशन करने का हकदार होगा। ये बेसिकली ये कह रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि क्या, कि अपने साधारणतः निवास स्थान से अपने आप को स्थायी रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के संबंध में केवल इसी कारण नहीं समझा है वो काम हासिल नहीं रहा। ये भी कुछ आप छोड़ सकते, कुछ खास है नहीं। बेसिकली यहाँ पे जो मेन कंसर्न हमारा ये है अयोग्यता, कि कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत की जो निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रेशन के लिए अयोग्य अनर्ह होगा यदि वो क्या होगा, भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, या वो विकृत चित्त है, उसे ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, ठीक है, किसी सक्षम न्यायालय से घोषित किया हो, साथ ही निर्वाचन संबंधी जो भ्रष्ट आचरण हो गया, अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के जो उपबंधों के अधीन मत देने के लिए अनर्ह घोषित किया गया हो किसी कानून के द्वारा। जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के पश्चात क्या है कि उपधारा 6 के अधीन अनर्ह हो जाए, उसका नाम जो उस ग्राम पंचायत के निर्वाचन नजर का हटा दिया जाएगा जिससे वो अंकित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति एक से अधिक अगर प्रादेशिक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में है, या एक ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसका हकदार नहीं होगा, ये बता रहा है। कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में रजिस्ट्रेशन का हकदार तब तक नहीं होगा यदि उसका नाम जो है किसी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, छावनी पर से संबंधित जो निर्वाचक नामावली में दर्ज हो, तो यह प्रदर्शित नहीं कर कि उसका नाम जो ऐसे निर्वाचक नामावली से हटा दिया गया है। अगर उसका नाम इन 4 जगहों या इन जगहों में शामिल है और ऐसा दिखाया नहीं गया, ऐसा कंफर्म नहीं कर दिया गया है कि उसका नाम इनसे हटा दिया गया है, तब तक उसका नाम जो होगा उस प्रादेशिक या क्षेत्र पंचायत की जो नामावली होगा उसमें रजिस्ट्रेशन के रूप में नहीं होगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। ठीक है। तो क्षेत्र पंचायत के जो प्रमुख की अगर अनुपस्थिति रहती है तो उसके स्थान पर जो आपका उप प्रमुख होगा वो उसके कार्यों का संपादन करेगा। लेकिन अगर उप प्रमुख भी नहीं है तो क्या होगा, जो विहित प्राधिकारी होगा ना, वो एक लिखित आदेश के द्वारा क्या करेगा, प्रधान के जो कृत्यों के निर्वहन करने के लिए एक ऐसी जो व्यवस्था वो कर सकेगा जिसे वो ठीक समझे, ठीक है। तो इतना आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब ये बोला है कि अगर जो प्रमुख 6 उप प्रमुख हो गया, जो कनिष्ठ उप प्रमुख हो गया, अगर इनमें अविश्वास प्रस्ताव लाना है और बैठकों की गणपूर्ति इस तरीके से होगी, तो ये बोल रहा है प्रमुख या जो उप प्रमुख में अगर अविश्वास प्रस्ताव आपको लाना है तो उसके लिए एक लिखित नोटिस चाहिए होगा। जो क्षेत्र पंचायत के जो तत्कालीन जो निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है, तो उनकी जो कुल संख्या होगी उसके जो न्यूनतम आधे सदस्यों द्वारा एक हस्ताक्षरित एक लिखित नोटिस होगा, ठीक है। उसकी एक प्रतिलिपि जो नोटिस होगा वो हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से न्यूनतम जो 3 सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से जो होंगे जो संबंधित मुख्य विकास अधिकारी को दिया जाएगा। यानी कि जो जिन आधे लोगों ने वो साइन किया ना, उन्हीं में से 3 लोग क्या करेंगे, व्यक्तिगत रूप से जो मुख्य विकास अधिकारी है उन्हें वो सौंपेंगे, ठीक है। अब फिर मुख्य विकास अधिकारी क्या करेगा,
वो एक विशेष बैठक बुलाएगा जो उक्त अविश्वास प्रस्ताव आया उस पर विचार करने के लिए, ठीक है। और वो क्षेत्र पंचायत के कार्यालय में स्वयं द्वारा किसी जो तारीख को नियत करेगा और उसमें एक बैठक आहूत करेगा, ठीक है। और जो जिस दिन ये नोटिस दिया गया ना, उसके दिए जाने की तारीख से 30 दिन के बाद आपकी बैठक नहीं, मतलब इससे 30 दिन का आपको समंतराल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, तो क्षेत्र पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, ऐसी बैठक का वो न्यूनतम 15 दिन का एक नोटिस ऐसे रीति से देगा जैसा आपने नियत किया गया हो, ठीक है। इसके बाद जो संबंधित जो मुख्य विकास अधिकारी होगा वो जिले में जो कार्यरत किसी भी एक उप जिला मजिस्ट्रेट या जो जिला स्तरीय जो अधिकारी होंगे, उनको ऐसी जो विशेष बैठकें होंगी उनकी अध्यक्षता करने के वो निर्देश दे सकती है, ठीक है। और अगर जो समय निश्चित हो गया, तारीख निश्चित हो गई, अगर उस समय तक जो है ऐसा जो अधिकारी या उप जिला मजिस्ट्रेट वो अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित नहीं होता है, ठीक है, आधे घंटे के भीतर, तो बैठक जो है आपकी आगामी तारीख और समय तक के लिए क्या होगी, स्थगित हो जाएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, जब ये बैठक आपकी होती है तो इस धारा के आप जब बैठक होती है तो जब आहूत बैठक हो गई तो जो पीठासीन अधिकारी होगा वो क्षेत्र पंचायत को वो प्रस्ताव पढ़कर सुनाएगा जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है। और जिस पर विचार करने के लिए बैठक जो है आहूत की गई है, और ये घोषित करेगा कि इस पर अब वाद विवाद किया जाए, ठीक है। अब जो वाद विवाद है वो स्थगित नहीं किया जाएगा किसी प्रस्ताव पर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब वाद विवाद जब हो जाएगा आरंभ, उसके एक निश्चित समय से 2 घंटे की समाप्ति पर जो भी होगा, जो भी पहले होगा, उस पर क्या होगा, यदि आवश्यक होगा तो अविश्वास जो प्रस्ताव होगा वो मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। जो कि गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा नियत हो गया। अब मतदान हो गया भाई, कौन पक्ष में है कौन पक्ष में है। अब पीठासीन जो अधिकारी होगा वो गुण दोष पर नहीं बोलेगा प्रस्ताव के, और ना जो होगा उस पर मत देगा, ठीक है। तो वो जो उस पर जो है मत देने का अधिकारी भी नहीं होगा और ना उसके गुण दोष पर बोलेगा, ठीक है। अब पीठासीन अधिकारी क्या होगा कि जो बैठक समाप्त हो जाएगी उसके पश्चात तुरंत बैठक के जो कार्यवृत्त की एक कॉपी तो अपने साथ ले जाएगा, और एक कॉपी वो जो मतदान हुआ उसका परिणाम जो होगा राज्य सरकार और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट होगा उनको भेजेगा, ठीक है। अब क्या होगा, यदि प्रस्ताव जो आपका है क्षेत्र पंचायत के तत्कालीन निर्वाचन सदस्यों की जो कुल संख्या के 2/3 समर्थन से पारित हो गया तो ठीक है, पारित हो गया, तो जो पीठासीन अधिकारी होगा वो उस तथ्य का प्रकाशन जो है क्षेत्र पंचायत का जो कार्यालय होगा ना उसके सूचना पट पर नोटिस लगा देगा, उसे प्रकाशित करवा देगा, ठीक है। अब यथा स्थिति जो होगी उस तारीख से लेकर जो प्रमुख या जो उप प्रमुख होगा प्रस्ताव पारित होने की तारीख से तत्काल अपने पद पर नहीं रहेंगे, उनका जो पद होगा उस समय रिक्त हो जाएगा। तो ये आपको जानना है, इतना आपको एक तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से वो उनका अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। अब क्षेत्र पंचायत की जो बैठकें करते और कर्तव्य के बारे में पूछा बताया गया, ठीक है। तो कार्य संपादन के लिए बोला कि जो त्रैमासिक आधार पर जो है क्षेत्र पंचायत की न्यूनतम 4 बैठकें होंगी, ठीक है। 3 माह में 4 बैठकें होनी आवश्यक है, ठीक है। प्रमुख से उसकी अनुपस्थिति में जो उप प्रमुख होगा जब कभी भी वो उचित समझे तो क्षेत्र पंचायत की बैठक बुला सकता है, ठीक है, उप प्रमुख। और क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की जो 1/5 सदस्यों की जो लिखित अधियाचन पर है जो प्रमुख या उप प्रमुख को उपलब्ध कराया जा चुका होगा या डाक पत्र के द्वारा भेजा जा चुका होगा, ऐसा बैठक जो आवश्यक जो होगा वो आवश्यक मतलब जो बैठक जो होगी आहूत कराना आवश्यक होगा, ठीक है। अब क्षेत्र पंचायत ये बोला है कि कोई आगामी या किसी पश्चातवर्ती दिन तक स्थगित की जा सकेगी, किंतु इस प्रकार की जो आपकी स्थगित बैठक है ना वो पुनः 1 माह के अंतर्गत आयोजित की जाएगी। माने कि आपने बैठक स्थगित कर ली है तो उस स्थगित करने से लेकर 1 माह की तारीख के भीतर उसे पुनः आयोजित करना आवश्यक होगा, ठीक है। अब प्रत्येक बैठक के लिए बोल रहा है कि जो क्षेत्र पंचायत कार्यालय होगा ना या किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर होगा, वहीं पर जो बैठक आपकी जो है सम्यक रूप से स्थापना मतलब सम्यक रूप से उस बैठक को उसका आयोजन वहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है जो क्षेत्र पंचायत की जो बैठक की जो गणपूर्ति होगी उसमें जो कुल निर्वाचित सदस्यों का जो 1/3 होगी, समझ रहे हो, यानी कि उस क्षेत्र पंचायत की जो बैठक होने के लिए जो गणपूर्ति होने चाहिए, मेंबर होने चाहिए, तो जो कुल निर्वाचित सदस्य हैं उनका 1/3 होना गणपूर्ति आवश्यक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब गणपूर्ति का अभाव हो गया और स्थगित बैठक के लिए भी जो गणपूर्ति भी आपकी 1/3 होगी, यानी कि जो आपकी गणपूर्ति अभाव हो गया फिर आपकी जो स्थगित बैठक होगी उसके लिए भी गणपूर्ति आपकी 1/3 होगी। किंतु अगर दूसरी बार भी जो बैठक है आपकी गणपूर्ति नहीं हो रही, फिर जो तीसरी बार अगली बैठक होगी उसमें जो गणपूर्ति आपकी होगी 1/5 भाग उसका होगा, ठीक है। तो पहले के दो 1/3 फिर आपका 1/5वां भाग है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि
परंतु यह कि अगर आहूत बैठक जो आपकी कार्यसूची यथावत रहेगी, ठीक है, ये आप छोड़ सकते हो। अब थोड़ा इम्पोर्टेंट हम आते हैं यहाँ पे, जो क्षेत्र पंचायत के जो सामान्य अधिकार और कृतियाँ क्या है। तो जो क्षेत्र ग्राम पंचायत से जो प्राप्त योजनाओं को उनको संकलित करेगा, ठीक है, और जो विकास योजनाओं को जो वार्षिक योजना तैयार कर जिला पंचायत को प्रस्तुत करेगा, कौन, क्षेत्र पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत की जो वार्षिक योजना है, जो आय व्यय है, उनको स्वीकृत करेगा। क्षेत्र पंचायत की जो आय व्यय तैयार कर जिला पंचायत को प्रस्तुत करेगा। ग्राम पंचायत के जो मध्य समन्वय स्थापित करेगा और उनका मार्गदर्शन का काम करेगा, कौन, क्षेत्र पंचायत। प्राकृतिक आपदाओं के समय आपातकालीन सहायता की व्यवस्था करेगा। राज्य सरकार या जिला पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा जो कोई विशेष कार्य सौंपे गए होंगे उन्हें भी वो संपन्न करेगा, ये आपको जानते रहना है। अब क्षेत्र पंचायत द्वारा जो योजना तैयार करना, ये क्या है। तो प्रत्येक क्षेत्र पंचायती बोर्ड है कि क्षेत्र पंचायती खंड की ग्राम पंचायतों की जो विकास योजनाओं को सम्मिलित करेगा और अपने अपने खंड के लिए एक प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना बनाएगा। यानी कि जिस प्रत्येक, माना कि एक्स खंड का कोई क्षेत्र पंचायत है, तो उस एक्स खंड के अंदर जितने भी ग्राम पंचायतें होगी उन सभी की योजनाओं को अपने खंड के लिए एक विकास योजना में सम्मिलित करेगा प्रत्येक वर्ष, ठीक है। अब ये हुआ, और फिर उसको क्या करेगा, क्षेत्र पंचायत जो इस योजना को नियोजन एवं जो विकास आपकी समिति होगी उसकी सहायता से जो सचिव या फिर जो खंड विकास अधिकारी हैं उन जो आपका तैयार करेगा, ठीक है। ये पढ़ा, जो सचिव आपका होगा या जो खंड विकास अधिकारी होगा वो क्या करेगा, इस योजना को क्षेत्र पंचायत के नियोजन एवं विकास समिति की सहायता से तैयार करेगा और फिर वो जो वापस है आपका जो क्षेत्र पंचायत है उन्हें सौंपेगा, प्रस्तुत करेगा, ठीक है। क्षेत्र पंचायत क्या करेगा, तो परिष्कार या बिना परिष्कार जैसा उसे उचित लगे उसके साथ उस अनुमोदित योजना को सचिव या खंड विकास अधिकारी जो होगा उस तारीख के पूर्व ऐसे प्रारूप और रीति के माध्यम से एक जो जिला पंचायत होगा उसको प्रस्तुत करेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फिर क्या होगा, राज्य सरकार जो होगी वो जिला स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा जो तैयार की योजना होंगे उनके लिए फिर एक समय का निर्धारित जिला योजना समिति का गठन करती है, ठीक है। अब ये बोला जो क्षेत्र पंचायत के समस्त अधिकारी होंगे वो लोक सेवक होंगे। एक इसमें बोला गया है जो भारतीय दंड संहिता है आपका 1860 उसके अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा। क्षेत्र पंचायत के जो प्रमुख हो गए, उप प्रमुख हो गए, अधिकारी, ये सभी क्या है, लोक सेवक समझे जाएंगे, ठीक है। अगला है, ये भी आप छोड़ सकते हो, तो फटाफट देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, क्षेत्र पंचायत का कार्यालय, उसमें साफ बोला है कि क्षेत्र पंचायत का जो कार्यालय होगा वो ऐसे स्थान पर होगा जहाँ पर जो क्षेत्र पंचायत का जो मुख्यालय है वो स्थित हो, अथवा जो राज्य सरकार कोई नियत करे आदेश के द्वारा उस जगह पे होगा, ठीक है। अब है क्षेत्र पंचायत की समितियां, तो ये थोड़ा प्रमुख है आपका, यहाँ से सवाल बनता है, ठीक है। क्षेत्र पंचायत के लिए आप सीधे यहाँ से देखो कि निम्नलिखित समितियां होंगी, ठीक है। तो प्रमुख आपकी 6 समितियां हैं क्षेत्र पंचायत की, इसे आपको थोड़ा सा देखना है। पिछली बार सवाल ही बना था क्षेत्र पंचायत से, जिला योजना समिति से बना था, तो हम जो जिला पंचायत पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्षेत्र पंचायत समिति कौन कौन सी 6 है, एक तो नियोजन एवं विकास समिति है, एक स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति है, एक प्रशासनिक समिति है 3, शिक्षा समिति है 4, निर्माण कार्य समिति है 5 और जल प्रबंधन एवं जैव विविधता समिति आपका हो जाएगा 6। नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, निर्माण कार्य समिति, प्रशासनिक समिति और आपका जो जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति आपका हो जाएगा। क्षेत्र पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारियों में, तो प्रत्येक जो क्षेत्र पंचायत का एक कार्यपालक अधिकारी होगा, ठीक है। क्षेत्र पंचायत के अधीन रहते हुए खंड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत के सचिव अथवा राज्य सरकार जैसा विहित करेगा दायित्वों का वो निर्वहन करेगा। इसको आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। इसको भी थोड़ा स्किप कर सकते हो, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो जो प्रमुख होगा ना वो क्षेत्र पंचायत का जो खंड विकास अधिकारी या सचिव पर सामान्य नियंत्रण रहेगा, इसको थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है। अगला है वही अभिलेख से संबंधित, कि भाई जो राज्य सरकार द्वारा ऐसे नियत समस्त अभिलेख जो होंगे वो क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर संबंधित सचिव या खंड विकास अधिकारी की अभिरक्षा में कार्यालय में रखे जाएंगे। और क्षेत्र पंचायत के सचिव को आवेदन जब करेंगे, कोई व्यक्ति कोई मांगता है तो जो फीस निर्धारित की गई होगी उसका भुगतान करने पर कोई व्यक्ति उनकी मांग कर सकता है, उन अभिलेखों की फोटोकॉपी को सचिव के हस्ताक्षर से जारी कर सकता है। इनको आप थोड़ा सा देख लेंगे। अब आपका है क्षेत्र निधि, उसकी अभिरक्षा या जमा, ये भी कुछ खास नहीं है, बैंक अकाउंट के बारे में बोल रहा है कि जहाँ वो किसी जमा कर सकता है चीज़ें, ठीक है, अपनी सहकारी बैंक, स्थानीय बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों में। क्षेत्र पंचायत निहित संपत्ति की बात करें तो उसमें सेम हुई जो हमने ग्राम पंचायत के संदर्भ में देखा था
कि वहाँ ग्राम पंचायत की बात कर रहा था, यहाँ वो संपत्ति समस्त जो खंड जिले के भीतर स्थित हो, क्षेत्र पंचायत में निहित होगी, उसकी संपत्ति होगी, इसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, प्रत्येक प्रकार की उस समस्त सार्वजनिक इमारतें, हमने ऊपर भी देखा था, समस्त सार्वजनिक मार्ग हो गए, वो आ गया आपका, समस्त भूमि अन्य संपत्ति, ये सब हो गया, दान विक्रय, इन सभी को लेके जिला खंड के भीतर जो स्थित समस्त तालाब, कुएं हैं, समस्त जमीनें हैं, इमारतें, सामग्री, वस्तुएं, सभी चीजें जो है उनके अधीन आएगी। इसके अलावा हाँ, तुम्हारा जो जो ग्राम पंचायत के संदर्भ में देखी थी, वही आपके क्षेत्र पंचायत के संदर्भ में लागू हो जाएगी। ठीक है, क्षेत्र पंचायत का बजट तैयार करना और पारित करना। तो क्षेत्र पंचायत का जो बजट होता है ना, वो क्षेत्र पंचायत के सचिव द्वारा नियोजन एवं विकास समिति की सहायता से तैयार किया जाता है, और आगामी 31 मार्च को जो है समाप्त होने वाला आपको जो वित्तीय वर्ष होता है, कि अपने वास्तविक और जो प्रत्याशित जो वास्तविक खर्च है और जो प्रत्याशित जो आय व्यय एक होने का अनुमान है, उसका एक पूरा लेखा जो होता है, वो आगामी 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले वर्ष के लिए वो एक बजट को तारीख को तैयार करता है। ठीक है, आगामी 1 वर्ष के लिए, ये आपको याद करना है। और कौन तैयार करता है? सचिव के द्वारा नियोजन एवं विकास समिति की सहायता से आपको देखना है। प्रमुख क्या करेगा? नियोजन विकास समिति द्वारा जो तैयार किए गए लेख और जो बजट होंगे, वो क्षेत्र पंचायत द्वारा जो होगा पारित किए जाने के तारीख से 7 दिनों के भीतर जो है जिला पंचायत को वो प्रेषित कर देगा प्रमुख। ठीक है, ये हो गया। अब जिला पंचायत क्या करेगा? क्षेत्र पंचायत के जो लेख जो बजट को है, वो जिला पंचायत के नियोजन एवं विकास समिति के समक्ष क्या होगा? पुनरीक्षण के लिए रखेगा, और ऐसी सिफारिशों के साथ रखेगा जो नियोजन समिति आप उचित समझती है। ठीक है, इसके बाद जिला जो पंचायत की नियोजन विकास समिति होगी, वो क्या करेगा? पुनरीक्षण का परिणाम और सिफारिशें जो है क्षेत्र पंचायत को उस तारीख, स्पेसिफिक तारीख से पहले एक नियत नियम द्वारा एक निश्चित किया जाएगा। ठीक है, अब क्षेत्र पंचायत क्या करेगा? इस संबंध में जो नियम द्वारा निश्चित तारीख के जो पूर्व प्रत्येक वर्ष के एक बैठक आयोजित करेगा, और उसमें जो नियोजित एवं जो विकास समिति द्वारा जो तैयार किया गया जो लेख है, जो बजट है, उसके आधार पर जो आपको जो परिणाम आ गया, जो सिफारिशें आ गई, विचार विमर्श इन सब के बारे में करेगा, और तब बिना किसी परिष्कार के या परिष्कार के चेंजेस करना चाहे, जैसा उसे सही लगे, उसके माध्यम से उस विशेष संकल्प द्वारा उस बजट को पारित कर देगा। ठीक है, और रेटिंग का लिए सेम वही आपका, इसे आप छोड़ सकते हो। थोड़ा सा करारोपण का है, तो कोई क्षेत्र पंचायत ऐसी रीति जैसे नियत की जाए, निम्न करारोपण है आपको कर सकेगी। ठीक है, तो जैसे जल कर हो गया, अपनी अधिकारिता के अधीन जो पीने के लिए, सिंचाई के लिए, इन संबंध के लिए। विद्युत कर वो जहाँ वो किसी सार्वजनिक मार्ग, इस सब के बारे में है। कोई ऐसा अन्य कर है जो राज्य में आरोपित करने का अधिकार जो है राज्य विधानमंडल के संविधान के अधीन उसके क्षेत्र पंचायत के द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्षेत्र पंचायत को दिया है। तो क्षेत्र पंचायत में इतना ही है। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई, तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। अगला वीडियो हम जो जिला पंचायत का आपको बचेगा, इसके संदर्भ में देखेंगे। ठीक है, तो जो कि बाकी कुछ छोटी छोटी चीज़ें रह जाएगी, उनको हम फटाफट से देख लेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपके जो क्वेरीज जो डाउट रहते हैं वो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उनका सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अपनी तैयारी अच्छे से करिए, जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय।